सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के इतिहास विषय का पाठ 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन का अंतिम प्रकरण मराठा और जाट के बारे में पढ़ेंगे। यह आपके इतिहास की पाठ्य पुस्तक का अंतिम अध्याय 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन की अंतिम वीडियो है। इससे पहले इस अध्याय में हमने पढ़ा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान इस भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ राज्य हैं वो स्वतंत्र हुए, नए राज्य उदय हुए और इन नए राज्यों के उदय होने से मुग़ल साम्राज्य की सीमाएं उनमें परिवर्तन आया और इसी समय इस भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज़ों ने भारत के कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया था। तो जो ये नए राज्य उदय हुए, इन राज्यों को हमने तीन श्रेणियों में बांटा था और जिसमें प्रथम श्रेणी के अंदर हमने अवध, बंगाल और हैदराबाद के बारे में पढ़ा था। ये राज्य पहले मुग़ल प्रांत थे और इन राज्यों के शासक हैं वो बहुत ही ताकतवर थे, शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक वो स्वतंत्र थे, लेकिन उन्होंने मुग़ल बादशाह से अपने संबंध पूर्णतः नहीं तोड़े थे। फिर दूसरी श्रेणी में हमने पढ़ा राजपूतों के बारे में और जो राजपूत प्रदेश थे वो वतन जागीरी के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। इसके बाद हमने पढ़ा था तीसरी श्रेणी में ऐसे राज्य जो कि अपनी लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद और कड़े संघर्ष के बाद मुग़लों से उन्होंने स्वतंत्रता छीन कर ली थी। और ऐसी श्रेणी में हमने पढ़ा था सिख राज्य के बारे में, सिख समुदाय के बारे में। आज की वीडियो में हम ऐसी ही तीसरी श्रेणी के दो और राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो उनमें से सबसे पहले हम पढ़ते हैं मराठा राज्य के बारे में। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुग़ल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी, जिनका समय काल है 1627 से 1680, शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों, देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की थी। आगे बढ़ने से पहले हम शिवाजी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये देखिए कि शिवाजी का यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है। 17वीं शताब्दी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था, यानी शिवाजी की माता जी का नाम जीजाबाई था। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुग़लों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया था, यानी वे काफ़ी प्रसिद्ध हुए। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्राय गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी थी। तो देखिए कि जो ये चौथ और सरदेशमुखी, ये दोनों ही एक प्रकार के कर होते हैं, राजस्व प्रणाली का एक तरीका है। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए कि शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक स्थायी राज्य यानी मराठा राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक, पशुचारक, जिन्हें कुंभी भी कहा जाता है, ऐसे मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए थे। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुग़लों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही,
जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया था। इसके बाद आगे देखिए कि पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया था। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों और कस्बों पर हमला बोलते थे और मुग़ल सेना ने ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। तो इस तरह से ये एक प्रकार से छापामार युद्ध पद्धति का उपयोग करते थे। इसके बाद देखिए कि 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने शनैः शनैः और काफ़ी सफलतापूर्वक मुग़ल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई यानी नुकसान पहुंचाया। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुग़लों से छीन लिए गए और 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। तो अब ये देखिए कि चौथ कर किसे कहते हैं कि ये कर है जो जमींदारों द्वारा वसूला जाता था। तो जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% होता था और दक्कन में इनको कौन वसूलता था? इन्हें मराठा वसूलते थे। तो देखिए चौथ का मतलब ही हुआ कि 1/4 भाग यानी 100 का चौथा हिस्सा 25%। और सरदेशमुखी का अर्थ होता है कि दक्कन में जो मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10%, 9 या 10% कर है वो लिया जाता था। तो इस तरह से चौथ का मतलब हुआ 25% और सरदेशमुखी का है 9 से 10%। इसके बाद 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए थे। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई भी सहायता नहीं मिली थी। अब आगे देखिए, इसके बाद है कि अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर इस तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य भी कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब
उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। तो यहाँ देखिए कि बाजीराव प्रथम, जो कि बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, ये पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे और वह एक महान मराठा सेनापति थे और उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। इसके बाद हम तीसरी श्रेणी के अगले राज्य जाट राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया था। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया और वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए थे। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा वल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए थे। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। तो देखिए कि आगे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सूरजमल के बारे में जान लेते हैं कि जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची। उन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को जो कि आधुनिक राजस्थान में है, इसे संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल भी बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। तो देखिए बच्चों कि इस अध्याय में हमने जो दो मानचित्र देखे थे, आप उन्हें दोबारा से देखना और इस तरह से आपको सभी नए राज्यों के क्षेत्र के बारे में पता लगेगा। इसके बाद देखिए कि हम पढ़ रहे थे सूरजमल के बारे में कि 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में ही शरण ली थी। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे और इस जवाहिर शाह ने उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठों से लिए और 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा था। अब ये देखिए कि जहाँ भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया था, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल भी बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहाँ के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी और ये हमने अध्याय 5 और 9 के चित्रों में देखा था। तो ये देखिए कि नीचे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। तो ये 18वीं शताब्दी में जो दीग का राजमहल समूह है उसका चित्र है और इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बांग्ला गुंबद पर ये देखिए कि इस तरह से इन पर ये बांग्ला गुंबद बनाया गया है। इसके बाद है अन्यत्र में कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1794 तक। 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपने अपने सरकार के कार्यों में हिस्सा लेने का कोई भी अधिकार नहीं था और ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। अमेरिकी यानी 1776 से 1781 तक और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और साथ ही साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों और शिल्पकारों ने
पादरीगण और अभिजातों के जो उन्हें विशेषाधिकार मिले हुए थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। यानी कि किसने लड़ाई में भाग लिया? मध्य वर्गों के व्यक्तियों ने, किसानों ने और शिल्पकारों ने। तो इनका ये मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। उनका यह भी मानना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। यानी कि जैसे राजतंत्र होता है, यानी राजा का शासन होता है, तो वहाँ प्रजा होती है, जो आम लोग हैं वो प्रजा कहलाती है। और ऐसे ही लोकतंत्र में उन्हें नागरिक कहा जाता है। तो जैसे ही राजतंत्र से लोकतंत्र बना तो प्रजा भी क्या है, वो नागरिक में बदल गई। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से जड़ पकड़ी। तो इस तरह से आपका ये अध्याय 10, जो कि इतिहास की पाठ्य पुस्तक का अंतिम अध्याय है, पूरा होता है। धन्यवाद।